किन्नर ने बिना कुछ किए कैसे बच्चे को जन्म दिया, ये राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो नॉर्मल इंसानों को भी इतनी आसानी से इज्जत नहीं मिलते। ऐसे में अगर कोई तीसरे जिन्स का जन्म ले ले तो उससे तो जीने का हक ही छीन लिया जाता है। और मेरे ये कहानी भी ऐसे ही है। जब मेरे पापा को पता चला मैं एक बेटा या बेटी नहीं बल्कि तीसरे जिन्स का हूँ तो मुझे मेरी पहचान छीन ली गई और मुझे बेसहारा छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मत की दास्तां यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जानकर इंसान की होश उड़ जाएगी। एक मिनिस्टर के बड़े बेटे की शादी थी जहाँ ख़ास तौर पर मुझे बुलाया गया था और मेरा नाम हमारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका था और हमारी खुशियों पर मुझे बुलाना हर किसी की ख्वाहिश बन चुका था। जहाँ मेरे कदम पड़ते वहाँ का माहौल ही अलग हो जाता है और इसलिए मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। मेरा गुरु मेरी मुँह मांगी कीमत वसूल करता और मुझे लोगों को खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए भेज दिया जाता। हमेशा की तरह आज भी इस महफिल में आकर मैं अपनी काम में लग गई थी। वही काम जिसके हज़ारों रुपए में गुरु को मिलते थे और उससे कहीं ज़्यादा मुझ पर निछावर कर दिए जाते थे। लचकीला कमर, लंबे बाल, खूबसूरत चेहरे, आंखें बंद किए मैं स्टेज पर दिलरुबाही अंदाज में नाचती चली जा रही थी। और यह नाच मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था और वहाँ मौजूद लोग मुझे देखकर दिल थामे शोर मचा रहे थे और मुझ पर पैसा निछावर कर रहे थे और मुझे सराहने के लिए बहुत लोग मौजूद थे। लेकिन मैं आंखें बंद किए किसी और की ही दुनिया में गुम थी, इस दुनिया में जिससे कभी अपना पीछा छुड़ा नहीं पाई। वहाँ पिंकी पिंकी का शोर एक कदर तेज था कि कान में पड़ी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती थी। इस सब के बावजूद मैं उस हाल में बेखबर थी। लेकिन आंखें बंद किए भागते भागते मैं उस छोटी सी गली में पहुंच गई थी जहां मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी माँ को गालियाँ बकता मुझे अपनी नज़रों के आगे से दूर रहने का कह रखा था। मेरी भोली भाली माँ रोती बिलखिलाती मुझे अपने दुपट्टे के आंचल में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी खातिर वो पहली बार अपने पति से लड़ रही थी कि मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसे घर से ना निकालो, ये हमारा खून है, हमारी औलाद है। लेकिन मेरा पापा तो उस ज़माने का खौफ से बेरहम बन चुका था। वो मेरी माँ पर चीख रहा था, बेशर्म, और तू मुझसे कहती रही कि तूने बेटा जन्म दिया है और मैं सीना चौड़ा करके जीता रहा कि मेरे घर में बेटा आया है। लेकिन तूने तो इस हिजड़े को पैदा करके मेरे मुंह पर कालीन पोत दी है। हम खानदान तो क्या दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और तू कहती है कि यह तेरा बेटा है। आखिर तू कब तक छुपाएगी इस सच को? तूने एक किन्नर को जन्म दिया है। वो सच जो मेरी मम्मी पापा ने छुपा रखा था वो आज अचानक ही खुल चुका था। मैं अपनी बड़ी बहन की चूड़ियाँ पहनी, जाली वाली दुपट्टा ओढ़े, काजल लगाया और गाने पर नाच रहा था जब अचानक यहाँ पर पापा अपनी दुकान से वापस चले आए थे और मुझे ऐसे देखकर दंग रह गए थे। मैंने आज तक कभी पापा के सामने इस तरह का होलिया नहीं बनाया था। ऐसे ही पापा मुझे हमेशा अपनी बहनों के साथ देखा करते थे। लेकिन आज जब पहली बार पापा ने मुझे इस होलिया में देखा तो वह कुछ छिटक से गए और कुछ ही देर में उन्होंने वो सच समझ आ गया जो मेरी माँ पिछले 10 सालों से मेरी माँ उनसे छुपाती आ रही थी। पहले तो पापा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो गुस्से में कहने लगे कि ये तूने क्या हुलिया बना रखा है, लड़कियों की तरह दुपट्टा क्यों रखा है और चूड़ियाँ पहनने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। पापा ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरे होठों में लाली साफ़ करनी चाहिए तो ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि पापा मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कियों की चीज़ें पसंद है, मुझे लड़कों वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। और ये सुनते ही पापा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दिया। मेरी चाल ढाल, बात, रंग सब कुछ लड़कियों जैसा ही तो था। लेकिन इस बात का एहसास मेरे पापा को पहली बार हुआ था और फिर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसका बेटा नहीं बल्कि एक तीसरे जिन्स का हूँ। और इसी वक्त पापा ने घर में शोर मचा दिया, मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर खड़ा कर दिया। पापा के इस हंगामे पर सब मोहल्ले वाले जमा होने लगे। वो बच्चे को कल तक मेरे साथ खेलते हुए लफ्ज़ों में मेरे चाल चलन का मजाक उड़ाते थे, आज मेरी हकीकत का पता चलते ही वह खुलकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एक भीड़ सी लग गई और फिर एक कोई मुझे सर के पांव तक आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखता रहा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से उतरा हूँ। सबकी नज़रों में मेरे लिए जो अपमान था मैं उसे महसूस कर सकता था। मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आ गई। वो मुझे दुनिया की नज़रों से बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ बाप ने मेरी हकीकत को
इस तरह मेरे मुंह पर मारा था कि मैं सारी दुनिया के आगे अपमानित हो गया था। पापा ने मुंह से शब्द निकाला हिजड़ा, मेरे कानों में गूंज रहा था और मैं अपने आप को सदमे में आ गया था। 10 साल की उम्र में मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिजड़ा कैसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी गली मोहल्ले के बच्चे और पैदाइश पर हिजड़े आया करते थे और मुझे ना जाने क्यों उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। कठोर चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए नाचते हुए वो लोग मुझे किसी और की ही दुनिया के लगते थे। सारे बच्चे उनसे पीछे शोर मचाते, उनका मजाक उड़ाते घूमते थे और पापा आज मुझे उन्हीं लोगों में मिला रहे थे। मैं डरकर अपनी माँ के सीने से लिपट गया था। वहाँ मौजूद भीड़ में से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तो पहले ही कहता था मुझे ये बच्चा कुछ ठीक नहीं लगता, लड़कियों जैसी हरकतें करता है, चाल चलन भी वैसा ही है और शक्ल तो देखो ज़रा, बताओ कितने सालों से लड़का बनकर हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है। इसकी वजह से तो हमारे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसे इस मोहल्ले से निकाल बाहर करो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ रहते हुए हमारे बच्चों का चाल चलन भी ऐसा हो जाए। ना जाने वह कौन बेरहम था जो इस तरह के बातें से मेरे पापा को गुस्से और बढ़ा रहा था। इसके बातों ने वाकई जलती के तेल पर काम किया था और पापा ने उंगलियां उठाकर मम्मी को बता दिया था कि अब यह हमारे घर की दहलीज पार नहीं करेगा। 3 बेटियों के बाद जाकर तूने इसे जन्म दिया तो मुझे लगा कि मेरे घर बेटा आ गया है और मुझे खुशी हुई। चलो तेरी कोख से एक बेटा तो पैदा हुआ, मगर मुझे क्या खबर था कि तू इस कदर घटिया औरत निकलेगी कि एक किन्नर को जन्म देकर उसे बेटे का नाम दे देगी। जैसे तूने मेरी जज्बात के साथ खेला है, जी तो चाहता है कि तुझे खड़े खड़े मार दूं, लेकिन ये मेरे बस की नहीं। इसलिए अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं इस हिजड़े से जान ले लूँगा। पापा अंदर से कोई रहम नहीं थी। वो तुरंत फैसला सुनाकर घर में चले गए थे और मम्मी मुझे सीने से लगाकर बीच गली में खड़ी सिसक रही थी। ना जाने किसने किन्नर को खबर पहुंचाई दी थी कि उस गली में एक किन्नर बच्चा है और देखते ही देखते उनकी टोली हमारे घर के बाहर पहुंच गई। उन्हें देखते ही अपनी मम्मी के गोद से छुपने की कोशिश मैं करने लगा और मम्मी ने भी सख्ती से मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। लेकिन वो लोग ढोल बजाते, नाचते, खुशियाँ मनाते और कहते कि देखो हमारा साथी आया है। हमारे खान में बढ़ोतरी हुआ है। एक अजीब सा तमाशा लग गया था जिससे मोहल्ले वाले बहुत खुश हो रहे थे और मेरी जान निकाल जा रही थी। मेरी माँ बहनें खड़ी रो रही थी, लेकिन किसी को हम पर रहम नहीं आया। एक लंबे बड़े किन्नर ने आगे बढ़कर मुझे मम्मी को बाजुओं से अलग किया और मम्मी की चीखे की परवाह न करते हुए मुझे अपने साथ खींचने लगा। मम्मी रोती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन उस किन्नर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं उनका बच्चा हूँ और मेरी माँ का मुझ पर कोई हक नहीं। मेरी माँ तड़पती रह गई, लेकिन वह मुझे अपने साथ वहाँ से ले गया। उनका पूरी आबादी बस्ती थी। मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई थी, उसे किसी का सहारा नहीं था और वहाँ मौजूद सभी लोग इतने बेरहम थे कि वो चाहते थे कि मेरी माँ वहाँ से निकल जाऊँ, चाहे फिर मुझे किन्नर की बस्ती में ही क्यों जाना न पड़े। यहाँ से मेरी ज़िंदगी की अंधकार का शुरुआत हुआ था। इस बस्ती में मुझ पर एक लम्हा भारी था। वहाँ मौजूद लंबे चौड़े लोग जो औरतों के लिबास में ढेर सारा मेकअप किए हर वक्त मौजूद रहते थे। उनके बीच में खुद को शुरू में बिल्कुल अलग महसूस करता था। फिर मेरे गुरु ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाचना सिखाया और मैं भी उन्हीं की तरफ मेकअप करने लगा। जैसे ही मैं जवान हुआ, खूबसूरत मुझ पर छाती चली गई और मैं सबके दिलों की धड़कन बन गया। अब मेरा नाम पिंकी था और लोग मुझे एक लड़की के रूप में देखने लगे थे और मैं महरीज की जान बन गई थी और अपने गुरु के लिए कमाने की मशीन। सबसे ज़्यादा मेरे गुरु मेरे ही पैसे लिया करते थे और हर बड़ी महफिल पर मुझे ही भेजा करता था। जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती। आज भी मैं ऐसे ही एक मिनिस्टर के घर शादी में नाच रही थी और इस दुनिया में दूर अतीत की बंद गलियों में सफ़र कर रही थी। तो अचानक ही मुझे अपनी कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ था और मैंने ताड़ कर आंखें खोल दी थी। शराब की बदबू महक रही थी और मेरे बहुत ही करीब उस मिनिस्टर का बेटा खड़ा हुआ मौजूद खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर पीछे हटी थी। 15 साल की उम्र में जवानी के जोबन पर थी और वो नशे की हालात में बेकाबू हो रहा था। डर गई थी मैं। उसने अचानक से आगे बढ़कर मुझे अपने बाजुओं के कैद करना चाहा तो मैंने उसे पीछे की तरफ ढकेला और स्टेज से उतारकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती चली गई। हमारा गुरु हमारे साथ गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। मैंने उसे फ़ौरन वापस चलने को कहा
और जब मैं घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं उसके कदमों में बैठी गई और उसे बताया कि किस किस तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे एक काम के देते हैं और काम दो लेते हैं। उन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर ये सब करना था तो पहले बताते, मैं ज़्यादा दाम ले लेता। गुरु की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ था कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिल्कुल साफ़ नहीं है। मेरा गुरु तो इन घटिया हरकतों के पैसे भी वसूल करने को तैयार था। ये सच था कि मुझे लड़के कितने साजना संवारना पसंद था, लेकिन गैर मर्दों के साथ ऐसे किसी संबंध के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मिनिस्टर के बेटे का फ़ोन आ गया था और मेरा गुरु एक रात की कीमत तय करने लगा। मैं वहीं मौजूद ये सब सुन रही थी और मेरे कदमों पैरों तले ज़मीन निकल गई जब 20,000 के लिए गुरु मुझे एक रात के लिए उसे अमीर जादे के हवाले करने को तैयार हो गया था। मैंने हिचक से अपने गुरु को देखा तो वह कहने लगा, मेरी जान पिंकी समझा करो, हम सिर्फ इसी वक्त तक कमाते हैं और तब हम जवान होते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। तो अपने गुरु को ही देख लो। जब तक मैं जवान था एक एक महफिल में लोग हज़ारों रुपये मुझ पर लुटाते थे। मुझसे ज़्यादा कोई और हसीन नहीं था, लेकिन आज कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम भी अपनी जवानी का फ़ायदा उठाओ और इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापे में परेशान ना हो। हमारे कोई घर बार बीवी बच्चे नहीं होते, हमें अपने भविष्य का खुद सोचना होता है। उस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया था। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूं ताकि हमारी चांदी हो जाए, और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन मैं हरगिज़ उस शराबी इंसान के साथ रात गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैं ना मर्द ही थी और ना औरत। मैं क्या थी, कौन थी, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। मैं कैसे किसी मर्द के कमरे में जा सकती थी। यही सोच सोच कर मेरे दिमाग के नस फटने लगी थी और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने एक बड़े स्टेज पर ड्राइवर से यह कहकर गाड़ी रुकवाई कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है, और बिना सोचे समझे स्टेज में घुस गई। और पहले ही 2 बार यहाँ आई थी और मुझे मालूम था कि इसका एक पिछला दरवाज़ा है जो दूसरी गली में खुलता है। मैं स्टेज में घुसी और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहाँ से भागती ही चली गई। ना कोई ठिकाना था और ना ही मंजिल का पता। बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के बिस्तर की जीतन नहीं बनूंगी। मुझे नफ़रत थी अपने बाप जैसे मर्दों से, जो हम जैसे लोगों के साथ ही नहीं बहलाते हैं, अपनी खुशियों और गमों में ही तो बुलाते हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। ये लोग हमारी आशीर्वाद पर तो यकीन रखते हैं लेकिन हमारी मौजूदगी को कबूल नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं बना सकती थी। बिना सोचे समझे भागते फिरते मुझे घंटा होने वाला था। मैं बहुत दूर निकल आई थी। मैंने जब थक हार गई तो एक दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब मेरे सांस में सांस आई तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपनी पहचान कैसे छुपाऊँगी। मैं लाख कोशिश करती रही लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मैं एक किन्नर हूँ। वह एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठ गई थी। एक काले रंग की गाड़ी आई और उस घर में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी मेरे वजूद की सच्चाई बयान कर दे। मुझे वहाँ बैठे कुछ और देर गुजरी थी और वहाँ से उठने का सोच ही रही थी कि उस घर से गार्ड निकला और कहने लगा, आपको अंदर बुलाया गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। उस गार्ड ने मेरे चेहरे का परेशानी देखी तो कहने लगा कि फ़िक्र ना करो, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का कुछ पता नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे एक बार उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। वैसे ही मेरे पास खोने को क्या बचा था। ना कोई मेरी जान थी और ना कोई पहचान। मैं इस गाड़ी के पीछे उस घर में दाखिल हुई। अंदर से वो एक आलीशान बंगला था। एक अंधेर उम्र आदमी मेरे सामने बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और सामने बैठकर इशारा कर दिया। उसकी नज़र मेरे शरीर पर जमी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अंदर आकर ठीक किया या नहीं। वो अंदर मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले उस महफिल का हिस्सा था जहाँ तुम नाच रही थी। मैंने मिनिस्टर के बेटे ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा।
मुझ पर तो वही मुहावरा सटीक बैठा रहा था कि आसमान से गिरा और इस खजूर में अटका। मैंने घबरा उसे देखा तो वह कहने लगा, फ़िक्र ना करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें दरवाजे पर बैठा देखा तो पहचान लिया था और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम उसी वक्त से परेशान होकर इस तरह अंधेरी रात में यहाँ अकेली बैठी हो। तभी मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है और मैंने इस बात पर यकीन है कि तुम आशीर्वाद मुझे लगेगी। और मैं और मेरी बीवी दुनिया जहाँ का पैसा होने के बावजूद भी सालों से निसंतान हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम हमें आशीर्वाद दो। उसके अंदाज में मेरे लिए बहुत इज्जत थी और पहली बार मैंने किसी को अपने साथ इतना नरम और निवेदन करते पाया था, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं होती। बल्कि मैंने तो यही देखा था कि लोगों को हमें तकलीफ़ पहुंचाना मज़ा आता है। मैंने सच्चे दिल से उसके लिए प्रार्थना की कि उसकी संतान हो जाए और साथ ही उससे विनती की कि मुझे एक रात ठहरने की इज्जत दे दें। उसकी बीवी भी वहीं चली आई थी, वो भी एक नेक औरत थी। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे एक रात अपने घर रुकने की इजाज़त दे दी। कम से कम एक रात का सहारा हो गया था, यही सोचकर मुझे थोड़ी सुकून मिली थी और उनके दिए कमरे में चली गई थी। लेकिन थकान और टेंशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे बुखार हो गया। जब सुबह उन दोनों पति पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और मुझे कुछ दिन ठहरने को कहा और मेरा इलाज भी शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे वायरल फीवर है और ये 1 हफ्ते तक रहेगा। यह 1 हफ्ता मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर में ही गुजारा था। वो दोनों बहुत ही अच्छे और ख्याल रखने वाले थे और इसी वजह से ठीक होते ही मैंने उन दोनों से काम मांग लिया था और मैं उनके घर में किसी तरह की नौकरी के लिए तैयार था। जब दुनिया की नज़रों से बचकर मैं महसूस ठिकाना चाहती थी, मुझे यकीन था कि अगर मैं उस चारदीवारी से बाहर निकलती तो मेरे गुरु के लिए मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि किन्नर का नेटवर्क बहुत महफूज होता है और मजबूत भी, और उनके लिए अपने बंदों की तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन दोनों मियाँ बीबी ने मुझे अपने घर में ही सफाई का काम दे दिया और मैं खुशी खुशी उस काम में लग गई। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब से बदलाव महसूस होने लगी। हर वक्त मुझे मतली महसूस होती और चक्कर आती, पसीनों से मेरा शरीर सराबोर हो जाता और मेरे लिए अपने पैरों पे खड़ा रहना भी मुश्किल होता। और फिर दूसरे महीने ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह सुनकर मेरे कदमों पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये कैसा मुमकिन था कि आज जैसा किन्नर प्रेग्नेंट हो जाता। मुझे तो इस बात पर यकीन भी नहीं आ रहा था। ना मेरा कोई साथ कोई ताल्लुक़ था और ना ही पूरी तरह औरत थी। और फिर मुझ पर एक ऐसे राज का खुलासा हुआ जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मालिक और मालिकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब मुझे बुखार हुआ और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ मेरे कुछ टेस्ट होने के बाद पता चला कि मैं एक XXY गुणसूत्र रखती हूँ, यानी कुदरत तौर पर मेरे अंदरूनी शरीर बिल्कुल औरत वाला है। सिर्फ बाहरी तौर पर मैं कुछ मर्दों वाली लक्षण रखती हूँ और इसलिए मेरी माँ को लगा कि मैं एक लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी सर्जरी होती तो मैं पूरी तरह लड़की बन जाती, क्योंकि कुदरत ने मुझे लड़कियों के अंदाज में ही बनाया था। मैं आम औरत की तरह गर्भवती भी हो सकती थी और किन्हीं की तरह ज़िंदगी भी गुजार सकती थी। यह बात सुनते ही मेरे मालिक और मालिकिन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को पैदाइश के लिए मेरे शरीर को इस्तेमाल करेंगे और मेरे बुखार में ही उन्होंने मेरे जिस्म में अपने बच्चे का भ्रूण डलवा दिया था। दरअसल मेरे कोख में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा नहीं बल्कि मेरे मालिक और मालिकिन का था, जिसे IVF प्रोसेसर के ज़रिए मेरे कोख में डाला गया था। मालिक और मालिकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उनके कहने के मुताबिक मैं एक किन्नर नहीं बल्कि एक औरत थी जिसे सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत थी और फिर मैं अपनी असली पहचान हासिल कर लेती। उन दोनों पति पत्नी ने अपनी गलती की मुझसे माफ़ी मांगी और उन्होंने मेरी इज्जत और बगैर अपने बच्चों को मेरे अंदर डलवा दिया। लेकिन साथ ही वो कहने लगे कि मुझे वो मेरी सही ज़िंदगी लौटाना चाहते हैं। वो मेरी सर्जरी का खर्चा उठाने को तैयार थे और मुझे नॉर्मल लड़की वाली ज़िंदगी देने को भी तैयार थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और उस बच्चे को वजूद को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मुझे मेरी असल पहचान मिलने वाली थी। मेरी संतुष्टि के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से मिलवाए
और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि अक्सर लड़कियां दिखने में लड़कों जैसी होती है, यहाँ तक कि उनका शरीर भी मर्दाना होती है, लेकिन कुदरत तौर पर उनका अंदरूनी अंग औरतों जैसा होता है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के दिखने में लड़कियों जैसे होते हैं और उनकी आवाज़ की जानना होती है, लेकिन उनका अंदरूनी अंग बिल्कुल मर्दों वाला होता है, यहाँ तक कि वो मर्दाना शर्म की काबिलियत भी रखते हैं और पूरी तरह मर्द होते हैं। लेकिन माँ बाप के पास अगर किसी जानकारी ना हो और अगर उन्हें अच्छे डॉक्टर की सलाह ना मिले तो ऐसे बच्चे खुद ही किन्नर समझा बैठते हैं और दुनिया की भी उन्हें बदनामी और बदसलूकी के अंदर उतार कर उन्हें किन्नर बनाने पर मजबूर कर देती है। पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्चा मेरे मालिक और मालिकिन की अमानत था, इसलिए मैंने उस बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया था। मेरे मालिक और मालिकिन ने मेरी पूरा तरह इलाज करवाया और मैं आज एक सेहतमंद लड़की हूँ। आज के दौर में ऐसे बहुत से संस्थान काम कर रहे हैं जो हम जैसे लोगों को मदद कर रहे हैं, जिससे हम लोग बच्चे का मुफ्त इलाज हो सकता है। सर्जरी और दवाओं के ज़रिए हम अपनी असल पहचान हासिल कर सकते हैं। मेरे तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि अगर आपको अपने बच्चे में कोई बदलाव महसूस होती है तो आप उस जिन्स को लेकर किसी परेशानी या तनाव का शिकार हैं तो एक बार किसी महिला डॉक्टर या मशवरा ज़रूर करें और हम जैसे लोगों को किन्नर बनाने से बचा लें जो कुदरती तौर पर किन्नर नहीं होते। धन्यवाद दोस्तों।